नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एडमिशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ इंट्रो देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 की यह मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप लोग चैनल पर जा करके पहला वीडियो देख सकते हैं। ओके, यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। हालांकि कल ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, लेकिन अभी तक ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हुआ है। तो हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो ग्रुप सी वाले ही हैं। तो कल जैसे ही ग्रुप ए, ग्रुप बी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, वैसे ही क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आऊँगा और उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो जनरल सब्जेक्ट के टॉपिक हैं वो आप में भी सेम टू सेम आएंगे। तो हम लोग के पास अगर एक क्वेश्चन पेपर होगा तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस सेक्शन से क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 में कोई टॉपिक उस पेपर से छूट रहा होगा तो मैं उस टॉपिक को इस वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा और हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर फिर ग्रुप सी का एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के पहले वीडियो में हमने जाना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा था। उसके बाद हमने यह जाना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 क्यों लाया गया था। उसके बाद हमने इस एक्ट के इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में जाना। आई होप आपने अभी तक चीज़ों को समझ लिया होगा और लगभग सारी धाराओं को याद कर लिया होगा। ठीक है, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको धाराओं का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पर धारा 4 लिखा हुआ है। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी इसके बारे में बताया हुआ था। तो आपको ये अधिनियम याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। क्योंकि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तो इसी अधिनियम द्वारा उसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 10 के अंतर्गत। इसी अधिनियम की धारा 10 में चेंज करके 2005 यूनिवर्सिटी एक्ट द्वारा इसको एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये 1973 अधिनियम याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अगली धारा है वो धारा 10 है। बीच बीच में मैंने कुछ धाराओं को स्किप कर दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो धाराएं उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धारा 10 में कुलाध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है। कुलाध्यक्ष को अंग्रेजी में द विजिटर कहते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, ये इसी धारा की उपधाराएं हैं। अगर हो सके तो आप इन लोगों को इन्हीं ऑर्डर में याद रखिएगा कि धारा 10 की उपधारा ए में भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो ही विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। तो आप इनको इन्हीं ऑर्डर में ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं कि उपधारा बी में क्या दिया हुआ है। तो उपधारा बी में कुलाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है कि इनकी क्या शक्तियाँ होंगी। ये कार्य और प्रगति के पुनर्लोकन, यहाँ पे पुनर्लोकन जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर एक या एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकेंगे। तो जो कुलाध्यक्ष होंगे, जो विश्वविद्यालय के कार्य और जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका रिव्यू करने के लिए वो एक या एक से अधिक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद का विचार, कार्य परिषद मीन्स होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निर्देश देगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे, और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों के पालन करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली धारा है वो धारा 11 है, जिसमें मुख्य कुलाधि सचिव के बारे में दिया हुआ है। तो मुख्य कुलाधि सचिव को इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे वही विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य कुलाधि सचिव होंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि इस समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो हमारी अगली धारा 12 है, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी के बारे में बताया गया है। विश्वविद्यालय में कुल 7 प्रकार के अधिकारी होते हैं।
आप लोगों को इनका नाम याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से विश्वविद्यालय का अधिकारी कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। तो कुलपति, चांसलर विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे। उसके बाद कुलपति, वाइस चांसलर, प्रतिकुलपति, प्रो वाइस चांसलर, संकायों के संकायाध्यक्ष, डीन ऑफ फैकल्टीज इनको कहते हैं, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, वित्त ऑफिसर, और लास्ट में अन्य अधिकारी होंगे जो पर नियमों द्वारा विश्वविद्यालय में अधिकारी घोषित किए गए हैं, वे भी विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अगली धारा है वो उसमें कुलाधिपति चांसलर के बारे में हमको बताया हुआ है। तो कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा नियमों द्वारा ही की जाती है, यानी द विजिटर जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा ही कुलाधिपति की नियुक्ति होती है। कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होता है, और यदि वह उपस्थित है तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करेगा? वो आपके कुलाधिपति करेंगे। अगर कुलाधिपति अनुपस्थित है तो उस सूरत में कुलपति इन सब चीज़ों की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, लो आगे देख लेते हैं। धारा 14 में कुलपति के बारे में दिया गया है। कुलपति को अंग्रेजी में वाइस चांसलर कहते हैं। ठीक है, तो कुलपति जी की नियुक्ति भी कुलाध्यक्ष द्वारा यानी द विजिटर राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक कुलपति जी होते हैं। प्रधान कार्यपालक मीन्स मेन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो शक्तियाँ निहित होंगी वो कुलपति में निहित होंगी, और वह शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। ठीक है, अगर हम लोग विश्वविद्यालय को एक भारत देश मान लेते हैं तो उसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका होगी उस भूमिका पर कुलाधिपति होंगे, और जो प्रधानमंत्री की भूमिका पर होंगे वो कुलपति होंगे। इस प्रकार हम दोनों की शक्तियों का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब उपधारा सी में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। यदि कुलपति को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है, और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को उसके आगामी अधिवेशन में देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुलपति को अगर किसी मामले में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह किसी भी अथॉरिटी की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन आगामी अधिवेशन में उस प्राधिकारी को या उस अथॉरिटी को कुलपति जी को बाद में सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग केवल आपात स्थितियों में ही किया जाएगा। जब कोई आपात स्थिति ही आएगी तभी उपधारा सी की शक्तियों का उपयोग किया जाएगा, और किसी भी प्रकार की इसमें आप नियुक्ति नहीं कर सकते, किसी का प्रमोशन नहीं कर सकते, और नए पदों का सृजन नहीं कर सकते आप उपधारा सी की शक्तियों द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि संबंधित प्राधिकारी अथॉरिटी को यह गलत लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो यह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा। यदि जिस अथॉरिटी की पावर कुलपति ने आपात स्थिति में यूज की है, अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि कुलपति को यह नहीं करना चाहिए था तो वह कुलाध्यक्ष के पास जा सकता है और उनका उस पर निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, उसको यह अधिकार होगा कि 3 मंथ के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध कार्य परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कर सकता है, और तब कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, रद्द या उसे पलट सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कुलपति की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है तो वह 30 दिन के अंदर अपनी अपील कार्य परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कर सकता है। तब सारा जो अधिकार होगा वो एग्जीक्यूटिव परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगा कि वह कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर दे या उसे रद्द कर दे या उसमें कुछ संशोधन कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उपधारा 4 में दिया हुआ है, यदि कुलपति को यह लगता है कि किसी विश्वविद्यालय के किसी अथॉरिटी का निर्णय इस अधिनियम पर नियम या अध्यादेश के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है,
या जो विनिश्चय किया गया है वह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे निर्णय के 30 दिन के भीतर पुनर्वलोकन करने के लिए कह सकेगा। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि यदि कुलपति को लगता है कि किसी अथॉरिटी ने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया हुआ है, तो वह 60 दिन के भीतर उनको उनके निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है। यदि प्राधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह 60 दिन के भीतर ही वह मामला कुलाध्यक्ष के पास लेकर के कुलपति जी जा सकते हैं और कुलपति जी इस पर आखिरी निर्णय कुलाध्यक्ष जी इस पर आखिरी निर्णय लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं हमारी अगली धारा क्या है। धारा 17 में कुल सचिव रजिस्ट्रार के बारे में दिया हुआ है, तो इसकी उपधारा ए में लिखा हुआ है, कुल सचिव की नियुक्ति ऐसी रीतियों से और सेवाओं के निबंधनों और शर्तों पर की जाएंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। तो परिनियम जो हैं वो शेड्यूल में दिए गए हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी उपधारा बी में लिखा हुआ है, कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। ठीक है, तो कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से कोई करार कर सकता है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्टेट से या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और दस्तावेजों पर जब हस्ताक्षर करने की बात आएगी तो कुल सचिव ही, रजिस्ट्रार ही उन सभी पर हस्ताक्षर करेंगे। ये सारी शक्तियाँ रजिस्ट्रार के पास होती हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय की ओर से करार कौन सा अधिकारी कर सकता है, तो आप कहेंगे कुल सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली धारा, धारा नंबर 20 है। इसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यानी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होंगी उसके बारे में दिया हुआ है। तो नंबर 1 सभा अथॉरिटी, नंबर 2 कार्य परिषद, नंबर 3 विद्या परिषद अथॉरिटी, नंबर 4 संकाय बोर्ड अथॉरिटी, नंबर 5 वित्त समिति अथॉरिटी, नंबर 6 ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय की अथॉरिटी घोषित किए जाएं। ठीक है, वे भी प्राधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, तो हम इन लोगों की इंग्लिश देख लेते हैं। कार्य परिषद की इंग्लिश होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, संकाय बोर्ड बोर्ड ऑफ फैकल्टी और वित्त समिति फिनांस कमेटी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे धारा 21 दी हुई है, इसमें अथॉरिटी सभा के बारे में प्रॉपर जानकारी दे रखी है कि सभा का गठन कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो इसकी उपधारा ए में दिया हुआ है कि सभा का गठन उसके सदस्यों की पदावधि पर नियमों द्वारा की जाएंगी। यानी सभा का गठन, उससे उसके सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, ये सब पर नियमों द्वारा ही की जाएंगी। और पर नियम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये सब शेड्यूल में है, जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसकी उपधारा 2 में दे रखा है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ उपकृत होंगे। तो जो सभा की शक्तियाँ और जो उनको कार्य करने होंगे वो निम्नलिखित होंगे, जो कि नीचे उपधाराओं में दे रखे हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो उपधारा ए के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय समय पर पुनर्वलोकन करना तथा विश्वविद्यालय की सुधार और विकास कार्यों के लिए उपाय सुझाना, ये सब कार्य किसके होंगे, ये सब कार्य हमारी सभा के होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। उपधारा खा में दे रखा है, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना भी सभा का ही कार्य होगा। तो यहाँ पे लेखा परीक्षा का मतलब क्या है, ऑडिट करना। कोई बजट जो बना हुआ था या कोई वार्षिक रिपोर्ट थी, उसको ऑडिट करना ही लेखा परीक्षा का काम कहलाता है। तो इसकी रिपोर्ट पर विचार करना, अगर उसको कोई गलत लगता है तो उस पर संकल्प पारित करना भी सभा का कार्य होगा। ठीक है, आगे उपधारा गा में लिखा हुआ है, कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की सलाह देना जो उसे सलाह के लिए मांगा गया हो। अगर कुलाध्यक्ष जी ने सभा से कोई सलाह मांगी हो तो उसकी सलाह सभा को कुलाध्यक्ष को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उपधारा घ में ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए। तो अगर कोई परिनियम द्वारा
कोई नया नियम बनाकर सभा को कोई नया काम दिया गया तो उन सभी कार्यों का पालन सभा को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे ही धारा दे रखी है धारा 22, इसमें कार्यपरिषद के बारे में दिया हुआ है। कार्यपरिषद को जैसा हम लोग जानते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। ठीक है, इसके उपधारा 2 में दे रखा है कार्य परिषद का गठन उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कृत परिनियमों द्वारा किए जाएंगे। हम लोग परिनियम आगे शेड्यूल में देखेंगे। ठीक है, आगे धारा नंबर 23 में विद्या परिषद के बारे में दिया हुआ है। तो इसकी उपधारा 1 में विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सा निकाय प्रधान शैक्षिक निकाय होगा, कौन सा निकाय प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना होगा। आपसे एग्जाम में इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और इस अधिनियम परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन भी रखेगी। ये सब विद्या परिषद का कार्य होगा। आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विद्या परिषद की उपधारा 2 में दे रखा है कि विद्या परिषद का गठन उसके सदस्यों की अवधि तथा उसकी शक्तियाँ कृत परिनियम द्वारा विहित किए जाएंगे। यानी विद्या परिषद का गठन कैसे होगा, उसके सदस्यों की पदअवधि कितनी होगी, यानी वो उनके जो मेंबर होंगे वो कितने समय तक अपने पदों पर रह सकते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, ये सब परिनियमों द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है धारा 24 में वित्त समिति के बारे में दिया हुआ है। तो वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियाँ और कृत परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी। ये सब भी परिनियम द्वारा ही किए जाएंगे। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 का एक और लास्ट वीडियो आएगा, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप सब परेशान मत होइए। कल मुझे ग्रुप ए और ग्रुप बी के जनरल सब्जेक्ट के टॉपिक का क्वेश्चन देख लेने दीजिए। उसके बाद मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाऊंगा और ग्रुप सी की हम अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप सभी लोग कल के एनालिसिस में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का होगा उसमें ज़रूर आएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।